अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अडयाला से मशकूक अफराद को हिरासत में लेने का सिलसिला जारी है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके मरासिम खुद बानी चेयरमैन के हवाले से भी थे और वो मुख्तलिफ पैगामात की रसानी का काम कर रहे थे खान साहब के और उनकी अहलिया के दरमियान। उसके अलावा दीगर भी इल्ज़ामात हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आया ये चीज़ किस हद तक आगे जाती है और क्या इतना बड़ा नेटवर्क अगर वहाँ इस्टेब्लिश था तो फिर उसको वक्त से पहले क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया गया या पॉइंट आउट किया जा सका। लेकिन ये अलग बात है, असल मुद्दा ये नहीं है कि उन चंद अफराद को तहकीकात के दायरे में लाया जाए। असल मसला तो तब खुलेगा और बढ़ेगा जब जस्टिस साकिब निसार जैसी शख्सियात इस किस्म के बयानात दे रही हैं कि उनके एक मौके के ऊपर फैज़ हमीद साहब से मरासिम भी रहे और वो उनको फैसिलिटेट भी करते रहे, लेकिन दूसरी ही सांस में वो ये भी बड़े वाज़े अंदाज में कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैसिलिटेशन के हवाले से उन्होंने कभी कोई किरदार अदा नहीं किया। लेकिन ये वही साकिब निसार साहब हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि उनके फैज़ हमीद साहब से किसी भी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं थे। अब देखना ये होगा कि एक तरफ साकिब निसार साहब और फैज़ हमीद साहब का नेक्सस बनते हुए नजर आ रहा है और दूसरी तरफ खान साहब बार बार ये इंटीमेट कर रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब को उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है और ये तमाम चीज़ें उनको मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ धकेलती हुई नजर आ रही हैं। वो पूरा सिनेरियो है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन असल हकीकत क्या है और किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रैप किया जा सकता है, इसमें यकीनन फैज़ हमीद साहब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अगर तो उनके हवाले से ये वाजे हो सके कि उनकी गिरफ्तारी सिर्फ टॉप सिटी तक महदूद है या फिर मामला इससे कहीं ज़्यादा आगे का भी है। इसी तमाम नुकात के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नियाजी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि इससे पहले कि मैं साकिब निसार साहब की खबर पर आऊँ, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के खिलाफ एक नया रेफरेंस नैब ने फाइल कर दिया है। सर ये वही रेफरेंस है जिसका कई हफ्तों से तैयारी भी की जा रही थी और अगर तो आप मुझे इस पर करेक्ट कीजिएगा कि क्या ऐसा होता है कि एक ही तोशा खाना का रेफरेंस हो और वो डिसमिस कर दिया जाए फिर उसी केस से रिलेटेड एक नया रेफरेंस फाइल हो, और इस रेफरेंस की क्या सर वैल्यू है अभी कि ये कहाँ स्टैंड करता है, किन सबूतों की बुनियाद के ऊपर नैब की रेफरेंस लेके आई है, वर्थ कितनी है इसकी? हाँ जी, बुनियादी तौर पे देखें जो इस तरह से स्टार्ट लिया गया, स्टार्ट में यही तोशा खाना का रेफरेंस है जिसकी ऑफ शूट इन्होंने की FIA के हवाले, और FIA ने नॉन एसिड डिक्लेरेशन पे खान साहब के अगेंस्ट केस बनाया। वो केस जज दिलावर की कोर्ट में चला और उसमें खान साहब की कन्विक्शन प्रिक्योर की गई और 5 अगस्त वाली अरेस्ट आई। और अब फिर उसके बाद इन्होंने तोशा खाना के गिफ्ट्स को स्प्लिट करना शुरू कर दिया। पहले आपने देखा कि एक ज्वेलरी सेट का केस चला, घड़ियों का चलता, फिर अब उसकी स्प्लिटिंग करते, इस तरह स्प्लिटिंग करते जाए ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस बनेगा। और इसी ग्राउंड पे तहरीक इंसाफ ने ये नैब की जुरिस्डिक्शन चैलेंज किया कि ये मेलाफीडे एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन है, ये इस तरह से स्प्लिटिंग नहीं कर सकते थे। अगर एट बेस्ट बनाना था, अव्वल तो रेफरेंस बनता ही नहीं है कि एक चीज़ है बंदे ने खुद प्रिक्योर की है और एक कीमत की वज़ दी हासिल की हुई है, अब उसकी आप वैल्यूएशन अरबों में बना दें। अच्छा नियाज़ी साहब हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाएं सर, इससे पहले भी आई थिंक एक लॉयर थे जो कि ये कह चुके थे कि अगर एक रेफरेंस खत्म हो चुका हो तो उसी के अंदर एक सब रेफरेंस नहीं फाइल हो सकता, क्या ये बात भी दुरुस्त है? बिल्कुल वो ठीक तो फिर ये फिर किस तरह लीगली उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है? इस वक्त तो लीगल काम हो ही नहीं रहा पाकिस्तान में। इस वक्त मैक्सिमम कोशिश क्या की जा रही है कि खान साहब को मैक्सिमम देर जेल के अंदर रखना है और वो किसी तरह से भी रखना है। एक केस ख़त्म होता है तो दूसरा पाइपलाइन में क्रिएट किया जाता है। ये देखें आज से पहले इस रेफरेंस का वजूद में ही नहीं था, कहीं नहीं था। जब उन्होंने देखा कि साइफर का केस भी ढेर हो गया और तोशा खाना का पार्ट 1 भी ढेर हो गया तो फ़ौरन उजलत में ये तैयार किया गया, और ये इसीलिए तैयार किया गया कि अब जी बल्गारी का सेट है, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन में फ़र्क है जिसमें लिया गया और करके उसको चलाया जा रहा है। खाली मकसद यही है कि किसी तरह से खान साहब की जेल से एग्जिट को स्टॉल किया जाए। ठीक। अच्छा सर एक और मसला भी है, वो ये कि अब जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जिसमें इन्वॉल्व थे, ऑब्वियसली देखें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सरासर इल्ज़ामात गलत होंगे, लेकिन अब उसमें नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, अब उसमें मज़ीद कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। फिर उसमें एक नई बात ये आ रही है कि उनकी अहलिया और उनके दरमियान भी पैगामात की जो थी एक कनेक्शन स्टैब्लिश था। इसके ऊपर क्या PTI का रिएक्शन? अच्छा, पहले भी शायद देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल 6 की खान साहब के अगेंस्ट कार्रवाई की कोशिश की थी और कैबिनेट में भी ये चीज़ प्लेस हुई। जहाँ तक मैं देखता हूँ ये सारी चीज़ की जा रही है, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और
वो बेसिकली जो पहले से केस एक तैयार करने की कोशिश हो रही है आर्टिकल 6 का खान साहब के अगेंस्ट, वो किस बेसिस पे है आर्टिकल 6 का जो पहले से बनाया जा रहा है? ट्वीट 9 मई के हवाले से नहीं, जो ट्वीट अपलोड हुई थी जो बांग्लादेश के हवाले से उससे कनेक्ट करने के लिए, और आप देखिएगा यही लोगों को ये गवाह बनाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक और अहम चीज़ भी है ना सर कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली बहुत से महाजों से पीटीआई के ऊपर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये केसेस हैं, नैब के रेफरेंसेस हैं, फिर जेल में मुकदमात हैं, फिर 9 मई के अलग चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो साकिब निसार साहब का इशू बिल्डअप हुआ है, कुछ दिन पहले तक तो उनका ये कहना था कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से कोई कनेक्शन उनका एस्टैब्लिश नहीं है, लेकिन अब अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने जो आज टेलीविजन पे चलती रही कि उन्होंने इस चीज़ को मान लिया अक्सर कि हाँ मेरी उनसे बातचीत होती थी, फैसिलिटेशन थी। एज अ लॉयर क्या राय है कि क्या साकिब निसार साहब एक तो वैसे भी आपके ख्याल में किस किस्म की चीफ जस्टिस रहे, मतलब उनके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी, और दूसरा क्या आपके ख्याल में ऐसा कोई कनेक्शन होना चाहिए, मतलब जुडिशरी और उनके दरमियान, जिस तरह उन्होंने कहा कि हाँ फैसिलिटेशन और कनेक्शन मौजूद था? देखें एज ए जजेस का तो कहीं किसी तरफ तो देखें ना, कहीं से इंस्ट्रक्शन लेने का सवाल पैदा नहीं हो, क्योंकि जजेस ने एक फैसला करना होता है। मगर जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव में पोजीशन में होते हैं, जैसा चीफ जस्टिस की पोजीशन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, आप बहुत सारी कमेटीज़ का भी हिस्सा होते हैं, बहुत सारे कमीशंस को हेड कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह डिफरेंट रोल आ जाता है। अब उस तरह के तनाजुर में इंटरेक्शन है क्या है, ये तो साबिक सीजेपी साहब वही बता सकते हैं कि किस तनाजुर में जो है ना ताल्लुक था। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह आप खान साहब ये कोट कर रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब को अरेस्ट करने के बाद अब सारी चीज़ें, पहले बात की गई टॉप सिटी का केस है, लेकिन अब लगता है कि टॉप सिटी से बात बहुत आगे निकल गई है, तो आपके ख्याल में अब जिस तरीके से लग ये रहा है कि पीटीआई को कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर शामिल किया जाएगा, खान साहब की ये प्रेडिक्शन है या उनको महसूस हो रहा है कि उनको मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाया जा सकता है और ख़ास तौर पर फैज़ हमीद साहब वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं? देखें, वादा माफ गवाह का तो चलें अभी आइडिया नहीं, क्योंकि जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें कहा गया था कि वो उस क्राइटेरिया के तहत ही इन्वेस्टिगेट होंगे। क्योंकि देखें खान साहब ये महीना पहले कह चुके हैं, ये आज की बात नहीं, वो पहले कह चुके हैं। जब ये केसेस का तसलसल देखा कि एक के बाद एक कन्विक्शन सेट असाइड हुई और केसेस का फेट जो नज़र आ रहा था वो ओपनली नज़र आ रहा था कि आज अगस्त के महीने में एक ऐसी परसेप्शन जा रही थी कि खान साहब बाहर आने लगे। ये सारा वो खान साहब भी क्योंकि पॉलिटिकल फिगर है, उनको भी पता है कि अब क्योंकि मैं अब इनके हाथ में नहीं रहा, तो अल्टीमेट जो इनके पास शॉट रहती है वो यही है। क्योंकि आप देखें नॉर्मल ट्रायल की निस्बत, ठीक है, आर्मी एक्ट के अंडर ले जाना, ठीक है, वो भी एक सिविलियन लीडर को ले जाना, वहाँ सज़ा करना, उनके प्रोसीजर्स, कोई प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं, कुछ नहीं, वो उनके लिए कदर आसान। मगर ओवरऑल सिस्टम में क्या इतनी सख्त है, एट द एंड ऑफ द डे है क्या, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है ना, पॉलिटिकल डिफरेंसेस टेबल पे सेटल होते हैं, कभी भी एक दूसरे को गद्दार के लेबल लगाने से इन चीज़ों से नहीं सेटल होते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सर थोड़ा सा क्योंकि वक्त कम है सेगमेंट का, ये फरमाएगा कि 22 अगस्त को एक अपोजिशन जलसा करने जा रही है इस्लामाबाद में और उसके हवाले से आप लोग तैयारियां भी कर रहे हैं। एक तो ये कि उसमें अभी भी कुछ हर्डल्स मौजूद हैं, दूसरा सर JUI-FA के बज़ाहिर ये फील हो रहा है कि शायद JUI-FA ने जिस तरह कहा है कि हम अपनी जो इंडिपेंडेंट कैंपेन है वो करेंगे, अपनी एहतजाजी तहरीक इंडिपेंडेंटली करेंगे, तो उसका क्या मतलब समझा जाए कि बातचीत किसी फ्रूटफुल पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो सका JUI-FA और अपोजिशन के दरमियान? देखें, JUI-FA और जाहिर बात है पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि देखें ओवरऑल ये पार्टीज़ इकट्ठी किस एजेंडे पे हो रही हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस एजेंडे पे वन पॉइंटर पे इकट्ठी हो रही हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन मुतनाज़ा इलेक्शन था जिसमें मैंडेट चोरी हुआ। अब JUI-FA की जो पोजीशन है वो बुनियादी तौर पे एग्रीव्ड किससे है, वो समझते हैं वो हमारे से एग्रीव्ड हैं, ठीक है, तो जाहिर बात है थोड़ा टाइम लगेगा एक करीब आने में चीज़ों में, तो अभी वो कर रहे हैं, आगे अल्टीमेटली देखें ये मूवमेंट डेवलप होती है तो जाहिर बात है वो भी और आगे आएंगे। नहीं, आपको लगता है कि आगे चल के हो सकता है कि एक पेज पे हो, कोई इसमें हर्ज नहीं है। आपने हमारे जलसे के हवाले से बात की, जलसे की जी तैयारियां भरपूर हैं, PTI ने हर रीजन को अपनी अपनी ड्यूटियां सौंप दी हैं, तो इंशाल्लाह ताला जलसा भरपूर जलसा होएगा इंशाल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया ने पहले भी देख लिया, सवाबी का जलसा बड़े अच्छे तरीके से हुआ, ऐसे तरीके से। एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल एक एक्टिविटी है, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी ये कोई रेफरेंडम थोड़ी है, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी हर जमात का हर हक है, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन का हक है, तो बीइंग PTI का हक है, उन्हें ये हक इस्तेमाल करने दिया जाए। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी उनकी फेवर में मौजूद है, इजाज़त ली है, पहले भी इजाज़त ली, लास्ट मिनट पे आपने 9वीं 10वीं मुहर्रम का बहाना बना के कमिश्नर ने जो है ना उस इजाज़त को रिवोक कर लिया, तो अब ऐसे कोई ग्राउंड्स ही नहीं है।
अच्छा, आपने हाई कोर्ट का हवाला दिया है, तो ये फरमाएगा कि कल बड़ी अहम एक खबर रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था फ़ोन टैपिंग के हवाले से, जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी थी, उसको एक तरह से डिसमिस किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये कहा गया कि ये तो मामला रूटीन के होते हैं। तो आपके ख्याल में कल का डिसीजन अपनी जगह बेहतर डिसीजन था, या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार साहब का डिसीजन, इस हवाले से दो मुख्तलिफ डिसीजन थे, वो इंपॉर्टेंट थे और जस्टिफाइड थे एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पाकिस्तानी? अच्छा देखें, जब भी देखें ना, राइट टू प्रिवेसी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट राइट है, क्योंकि देखें अगर आप इस राइट को ख़त्म कर देंगे ना, तो आप एक चैनल खोल रहे हैं कि लोग अपने आप को सेल्फ इंक्रिमिनेट करेंगे। लॉ में एक प्रोटेक्शन है, देखें लॉ में ये नहीं है कि अगर आपसे कोई गलती सरजद हुई, कोई कानून टूटा है, इशारा अगर आपने तोड़ा है तो आप खुद जाके चलान जमा कराएं। जब तक कि आपका चलान नहीं होता, आपने चलान नहीं जमा कराना, आपने जाना है। तो इस तरह तो करके आप पर्सनल बातें कर रहे हैं, किसी का कोई मसला है, मतलब ओवरलैपिंग किस तरह की कॉन्वर्सेशन तक है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना स्टांस है, लेकिन इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो केसेस के हवाले से हर गुजरता दिन एक नया महाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पैदा करा है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद यकीनन हुकूमत की क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, और ख़ास तौर पर जो मुल्की मामलात हैं उसमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बिजली जैसे इशू के ऊपर उनके खिलाफ खड़ी नज़र आती है। इसके बारे में दग ये रहा है कि पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान लफ्जी जंग अपनी उरूज पर पहुँच चुकी है। इसको कैसे कूल डाउन करने की वफाकी हुकूमत कोशिश कर सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये इल्ज़ामात के फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, वादा माफ गवाह बनाने से लेकर उनको मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल तक ले जाने का जो सफ़र है वो बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून या मौजूदा हुकूमत तय करना चाहती है, और उसमें बुनियादी टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी नज़र आती है। लेकिन ये भी अपनी जगह बड़ी दिलचस्प बात है कि वो जस्टिस साकिब निसार साहब, जो कि कुछ दिन पहले तक ये कहते थे कि फैज़ हमीद साहब से किसी भी किस्म का कोई राब्ता कभी भी नहीं रहा, वो आज ये कह रहे हैं कि उनसे रवाबित भी थे, उनकी फैसिलिटेशन भी उन्हें हासिल थी, लेकिन 9 मई के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनका कोई किरदार नहीं रहा। ये अपनी जगह दिलचस्प है, लेकिन ये भी आम है कि आखिर ऐसे मौके के ऊपर उनकी तरफ से ये कमेंट्स क्यों सामने आ रहे हैं। क्या बज़ाहिर उनको भी ये लग रहा है कि जिस तरह फैज़ हमीद साहब की तरफ गिरफ्त सख्त हुई है, उनकी तरफ भी ये हाथ आ सकते हैं कानून के। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम लीग नून अपनी तरफ से या फिर मौजूदा हुकूमत अपनी तरफ से किस तरीके से कानूनी पेचोखम को समझते हुए सही तौर पर कदम उठा सकती है, जिससे हकीकत जो भी है वो लोगों के सामने आ सके। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होगा। दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है, उनके खिलाफ केसेस भी फाइल हो रहे हैं, लेकिन माजी के केसेस में जिस तरीके से उनके लिए कहीं ना कहीं गुंजाइश पैदा की जाती रही, ये भी एक इम्तिहान होगा कि वो केसेस आखिर किस तरीके से नैब या इस किस्म के दीगर इदारे ट्रायल की तरफ लेके जाते हैं और उनको फेस करते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ लीग नून के सीनियर रहनुमा बिलाल अजहर कियानी साहब। कियानी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, मामलात बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि साकिब निसार साहब के हवाले से अगर आप कमेंट दे दें। कुछ दिन पहले तक वो कहते थे कि कुछ नहीं है, और अब कुछ दिन के बाद उनको लगता है कि कुछ था, लेकिन सब कुछ के ऊपर वो अभी भी कायम है कि ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था मेरे दरमियान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, लेकिन एक सहूलतकारी का किरदार रहा फैज़ हमीद साहब के हवाले से। तो आपको लगता है कि वो जो एक नेक्सस जिसकी माजी में मुस्लिम लीग नून बात करती थी वो दुरुस्त है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए जी, बात ये तो वही रिश्ते हैं, वही वर्किंग ग्रुप है जो बार बार मुख्तलिफ चीज़ों में उभरता है। तो जब साकिब निसार साहब ये कहते हैं कि जी, दावा करते हैं कि मेरे समाजी ताल्लुकात हैं, समाजी ताल्लुकात क्या बचपन से दोस्ती आ रही थी इनकी फैज़ हमीद साहब की, जब ये चीफ जस्टिस थे और फैज़ हमीद साहब DGC होंगे गालिबन उस टाइम पे, तो उस टाइम के इस तरह के कामों के अंदर ही कोई ताल्लुक बना होगा ना। तो बहरहाल ये चीज़ें हकायक सामने आएंगे। अब फैज़ हमीद साहब का भी आपने देख लिया कि उनकी अब कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स उनके ख़िलाफ़ चल रही हैं, अब 9 मई के साथ जुड़ने की बातें आ रही हैं। तो ये बार बार उसी ताल्लुक, उसी रिश्ते और उन्हीं बैसाखियों की का सबूत है जिसका हम बार बार जिक्र करते आए हैं। ये रिश्ते शायद इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होते, तो पोस्ट रिटायरमेंट भी शायद चलते रहे। खुलने का टाइम आ गया इन रिश्तों के। लेकिन अच्छा, इसमें एक ज़िमनी सवाल है कि देखिए, जब फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त खुलकर बात नहीं की थी। राना साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जी इसको सिर्फ टॉप सिटी के हद तक महदूद रखा जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों की राय ये थी कि टॉप सिटी से बात बहुत आगे चली जाएगी। आपके ख्याल में वो 9 मई और ख़ास तौर पर ये जो पूरा PTI ने एक मसला क्रिएट किया पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी का, आपके ख्याल में उसके ऊपर फर्म है मुस्लिम लीग नून की अब जहाँ तक बात जाए उसको लेके जाना चाहिए? क्योंकि वो तो PTI कह रही है कि फिर कमर
बाजवा साहब का भी ट्रायल होना चाहिए? जी देखिए, बात ये एक तो जो आपने जिक्र किया ना टॉप सिटी का, तो ISPR की जो प्रेस रिलीज आई थी फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, उसमें दो चीज़ों का जिक्र था। एक तो टॉप सिटी की का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के ऊपर अमल दरामद थी। दूसरा पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशंस और उसके नतीजे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स का जिक्र था। तो ये दो चीज़ें हैं जी। आई थिंक टॉप सिटी इज़ ओनली वन एस्पेक्ट। दूसरी बात ये कि जी देखिए, जहाँ तक 9 मई के जराइम की बात है, मेरे नज़दीक तो जी इतना वो सीरियस उस दिन जुर्म और क्राइम हुआ है जिसको बार बार PTI और हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस तरह दिखाया जा रहा है कि ये तो एक सियासी एहतजाज था, ये हरगिज़ नहीं था। देखिए, किसी और मुल्क के अंदर हम कैपिटल हिल राइट्स की बात करते हैं, हम और ममालिक की, आपने रिसेंटली UK की राइट्स देख लीजिए जो उससे कम संगीन थी इन देयर नेचर, मगर वहाँ पे जिस तरह का एक्शन हुआ है हफ्ते के अंदर लाठीचार्ज भी होता है, वाटर कैनन का भी समटाइम्स नॉट जस्ट दैट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर सेड अ डे आफ्टर दोज राइट्स, UK के केयर स्टार्मर ने कहा कि अरेस्ट विल फॉलो, चार्जेस विल फॉलो एंड सेंटेंसेस विल फॉलो। हफ्ते के अंदर 600 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 32 से ज़्यादा लोग हफ्ते के अंदर अंदर कन्विक्ट हो चुके थे, जिसमें 2-2, 3-3 साल की सजाएं भी थी हफ्ते के अंदर अंदर। यहाँ पे साल से ऊपर गुजरने को है और अभी तक हम इंतजार करें। वो लोग जिनने खुला एतराफ़ करें कि हमने कॉल दी, वो लोग जो खुले नजर आए हैं आम वीडियोज़ के अंदर ये चार्ज डीट करते हुए, अभी तक दे आर स्कॉट फ्री। मगर देखिए, बात यह कि 9 मई के अंदर जो भी शख्स मुलव्वस था, चाहे वो इमरान खान और उनकी जमात है जो विजिबली नज़र आता है कि वो थे, चाहे वो फैज़ हमीद साहब हैं, जो भी शख्स उसमें मुलव्वस है, आई थिंक उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इतने संगीन जराइम की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए और जो भी शख्स गिल्टी है उसकी कन्विक्शन होनी चाहिए। अच्छा, ये क्लियर हो चुकी है इसमें ये वक्त जो हुकूमत है कि अब किसी भी किस्म के डायलॉग नहीं हो सकते PTI से, क्योंकि पिछले 1-2 माह में बड़ा उनकी तरफ से मैसेज हुआ, बल्कि उन्होंने तो कहा कि आर्मी अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर करे। अब ये चीज़ क्लियर है इदारों और हुकूमत के दरमियान कि अब कोई बातचीत नहीं होनी, जितना मर्जी एफर्ट हो। सना साहब, आई थिंक इसमें थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है, क्योंकि वो अकील मलिक साहब ने भी कल ये चीज़ अपनी प्रेस आई थिंक देयर आर 2 एस्पेक्ट्स टू दिस। देखिए, पहली बात तो ये है कि खान साहब की सोच जो है और उनकी कालेबाजियाँ जो हैं, एक तरफ कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, फिर बाद में कहते हैं, अभी चंद हफ्ते पहले कहते हैं कि अब आप न्यूट्रल हो जाएं। उसके अगले दिन ही वो कहते हैं कि फ़ौज अब कोई मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा मुकर्रर कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो खान साहब की ज़हनी कैफियत पे भी सवाल उठता है और मेरे ख्याल से बुनियादी तो ये बात है कि अब वो कुछ भी कहने को तैयार हैं जिससे उनको कहीं ना कहीं से कोई छूट मिल जाए। वो अब बैसाखियों की तलाश में फिर से हैं और वो मसलियत के तहत कुछ भी कहने को तैयार हैं। और देखिए, बात यह है कि अगेन जब उनने बात की तो उन्होंने यही कहा कि फ़ौज को ही नुमाइंदा मुकर्रर कर ले। तो कौन फिर से फ़ौज को घसीट रहा है इस मामले के अंदर? बार बार हमें यह बताया जाता था कि जी हम लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं फ़ौज के साथ, और आप फिर से फ़ौज को कहते हैं कि हमसे आके मुज़ाकरात करें। फिर चंद दिन पहले फिर से आर्मी चीफ और दीगर इदारों के ख़िलाफ़ खान साहब के अकाउंट से इतना लंबा ट्वीट आया, तो ये खुद ही गालियाँ भी निकालते रहे हैं, चाहे वो जवानों की के मुतल्लिक, शहीदों के मुतल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा, उस सतह तक ये जमात गई है। मगर जो बात आपने की, देखिए बात यह कि जब भी हमने बात की मुज़ाकरात की, तो हम ये कहते थे, क्योंकि हम एक सियासी और जमहूरी जमात हैं, कि सियासी जमातों के दरमियान कौमी इश्यूज़ के ऊपर बातचीत रहनी चाहिए। बिल्कुल आपकी ठीक है, वन हैट दैट यू वेयर एज अ पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट PTI, कि उनकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सूरत में अभी पार्लियामान में एक वजूद है। हम वहाँ पे कहते हैं कि आप अपना अपोजिशन का किरदार भी अदा करें, पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर, स्टैंडिंग कमेटीज या फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कौमी इशूज़ के ऊपर बातचीत भी करें, बिल्कुल। मगर उसको इस चीज़ के साथ ना जोड़ा जाए, ये कन्फ्यूज़ किया जाए कि 9 में या तोशा खाना के जराइम के मुतालिक बात होगी, वहाँ पे नहीं, वो द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, और जो भी शख्स मुलव्वस है उसकी बिल्कुल उसकी कन्विक्शन होनी चाहिए, उसको बिल्कुल भी इन मुज़ाकरात या बातचीत की बात के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा, एक और अहम चीज़ जो कि इलेक्शन एक्ट के हवाले से, अब मखसूस नशिस्तों का जो मसला है वो अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार है, समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ कोर्ट्स में भी जा चुकी है PTI, दूसरी तरफ उसको बिल भी बना दिया गया है। आपके ख्याल में अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन नहीं जारी करता तो हुकूमत 2/3 की पोजीशन में नहीं जाती, तब तक फिर क्या ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट्स में जाएँ और वो इस बिल को उड़ा दें तो उसके बाद फिर हुकूमत क्या करेगी? देखिए सना साहब, अभी तो बात ये है, बात तो अभी 2/3 की है ही नहीं। बात बुनियादी तौर पर यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है रिजर्व सीट्स के केस के अंदर, जो सिर्फ हम नहीं, एक माइनॉरिटी जजमेंट भी आपने देखी जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की, जिसमें बहुत उसके ऊपर सीरियस सवाल आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो दैट डिसीजन, दैट मेजॉरिटी वर्डिक्ट इज़ नॉट इन हार्मनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और अभी तक उसकी डिटेल जजमेंट भी नहीं आई। सही। उसके हवाले से उस जजमेंट के खिलाफ आइन के मुताबिक हमारी एक रिव्यू पिटिशन अभी भी दायर है, और वो भी अभी एंटरटेन होनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक फैसला जो है, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि आइन से तसादुम कर रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फैसला करेक्ट हो जाएगा। जजमेंट्स कैन बी रॉन्ग, जजमेंट्स, जजेस कैन मेक मिस्टेक्स,
एंड आई होप मुझे तो एज अ बेसिक स्टूडेंट ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन नज़र आता है वो फैसला गलत है। मैं उम्मीद करता हूँ दुरुस्त हो जाएगा। दूसरी बात जहाँ तक बिल की है, देखिए बिल इज़ द टू मेक लॉज इज़ द राइट ऑफ पार्लियामेंट एंड ओनली द राइट ऑफ पार्लियामेंट। वो बिल उसकी अक्सर ये बात होती है कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, तो वो कोई भी बिल या कानून तो सिर्फ तब स्ट्राइक डाउन हो सकता है सिर्फ एक ही बुनियाद पे कि अगर वो आइन के साथ किसी तरह मुतसादिम है और उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मैं स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी बैठ चुका हूँ जी, मैं अपने PTI के भी लोगों के साथ टॉक शोज भी बैठ चुका हूँ। कोई शख्स अभी तक ये नहीं बता सका कि वो आइन से मुतसादिम किस तरह है, बल्कि जो उसकी 3 बुनियादी शिकें हैं वो भी ऐसी हैं जिससे अली जफर साहब मेरे साथ एक टॉक शो पे थे, कोई भी शख्स उसको एलैबोरेट कर रही हैं वो शिकें। नहीं, देखिए वो शिकें क्या कह रही हैं। पहली शिक ये कहती है कि अगर आपने पार्टी का टिकट, जिसे हम पार्टी टिकट कहते हैं, पार्टी सर्टिफिकेट वक्त पे आरओ को नहीं जमा कराया तो आप आज़ाद कैंडिडेट तस्वर किए जाएंगे। दूसरी शिक ये कहती है कि अगर आपने बतौर जमात इलेक्शन कमीशन को मुकर्ररा वक्त पे अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं जमा कराई तो इलेक्शंस के बाद आप रिजर्व सीट्स के मुस्तहिक नहीं हो सकते। और तीसरी बात यह है कि अगर आप बतौर आज़ाद कैंडिडेट एक इलेक्शन जीत चुके हैं और उसके बाद आप किसी जमात को ज्वाइन करने का फैसला करते हैं तो वो ज्वाइनिंग इर्रिवोकेबल है, वो रिवर्स नहीं हो सकती। ये तीनों चीज़ें हमारे नज़दीक ऑलरेडी आइन और कानून में भी दर्ज है और प्रैक्टिस का भी हिस्सा है और उसको हमने मजीद वजह किया है। अब अगर इन शिकों के अंदर कोई गैर आईनी चीज निकाल सकता है तो उसकी बुनियाद पे स्ट्राइक डाउन हो सकती है, अदरवाइज आई कांट सी हाउ इट्स स्ट्राइक डाउन। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, लास्टली मुझे 2-3 चीज़ों के ऊपर आपका सिर्फ कमेंट चाहिए। एक तो ये कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की बज़ाहिर पंजाब और सिंध में बड़ी लफ्ज़ी जंग है। आई अंडरस्टैंड कि जो कुछ पंजाब ने बिजली के हवाले से किया है वो उन्होंने अपने इंटरनल एफर्ट के तौर पर किया, उसमें वफाकी हुकूमत की वो नहीं है, यानी उनकी तरफ से कोई शायद इसमें कॉपरेशन नहीं हुआ होगा। लेकिन वजह क्या है कि वो पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। MQM भी वहाँ से तनकीद कर रही है, हालांकि इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है। मतलब वो फार्मूला आखिर वो कॉपी क्यों नहीं कर लेते अगर उनको पसंद आता है और एक सूबा कर सकता है? वजह क्या है कि इसको अंडरस्टैंड नहीं जी सना साहबा, जो अब देखिए आपने जो बात की ना जी, बुनियादी बात यही है और नहीं, हम तो समझ रहे हैं इसको, वो सियासी जमातें क्यों नहीं समझ रही? जो भी वजह है, चूंकि हम इत्तेहादी भी हैं, क्योंकि हम मिल के हमने एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट और अरेंजमेंट की जिसके तहत अब हम ये हुकूमत भी चल रही है और हम मुल्क के बड़े सीरियस चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बेहतरी इसी में ये कि जी आई थिंक जो अल्फाज कहे गए थे पीपल्स पार्टी या MQM की तरफ से वो नहीं कहे जाने चाहिए थे, बट इस मामले को अब हम आगे ले जाने के बजाय नहीं, लेकिन मरीम साहबा ने तो कमेंट किया है। नहीं देखिए वो तो शी रिस्पॉन्डेड और देखिए क्योंकि एक सीनियर सतह से पीपल्स पार्टी से एक बात आई तो मेरा ख्याल है जी ये, क्योंकि इन चीज़ों में बड़ा अहम ये होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसे अहम इश्यूज़ के ऊपर जिसके अंदर अवामी रिलीफ की बात हो उसमें क्लैरिटी की भी ज़रूरत है। अक्सर जब इस तरह की मैसेजिंग होती है तो फिर वो ऑब्फस्केट हो जाता है मैसेज, जो मकसद होता है उसको मडी करने की कोशिश की जाती है। ये भी बहुत अहम है कि जिस नीयत और जिस मकसद के साथ ये अवामी रिलीफ का एक एफर्ट की गई है और जो एक्चुअल एफर्ट है वो वाज़े तौर पर आवाम को पता हो कि क्या है, ये भी गवर्नेंस का एक अहम हिस्सा है। मगर मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह आपने कहा, देखिए पहले वफाकी हुकूमत ने 0 से 200 यूनिट तक रिलीफ देने के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए, जिससे 86% घरों को पूरे पाकिस्तान के उनके नरखों में इजाफा रोका गया और ऑलरेडी जो रियायती रेट्स जो जिससे वो जो उनको अवेलेबल थे वही बरकरार रखे गए, उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने अपनी तरफ से ऑन टॉप ऑफ दिस 200 से 500 यूनिट तक के जो पंजाब के सार्फिन हैं उन्होंने कहा कि हम अपने बजट में से बतौर सूबा हम अपने बजट में से 45 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं ताकि इस सूबे के 200 से 500 तक के सार्फिन यूनिट के सार्फिन को ये मिले। देखिए ऑल प्रोविंसेस आर फ्री टू डू दिस, यही बात आप कह रही हैं। आई वुड इंकरेज कि सिंध की गवर्नमेंट भी, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी अपने बिल्कुल वो करें और वफाक के साथ कोऑर्डिनेट करें, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को वो रकम ट्रांसफर करें जिस तरह पंजाब हुकूमत कर रही है ताकि उधर के भी सार्फिन को बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिलाल अज़रकियानी साहब मौजूद थे। यकीनन मसला है जिसके ऊपर तनकीद तो हो रही है, लेकिन अगर उस मॉडल को कॉपी करने की कोशिश की जाए तो शायद बाकी सूबे भी इससे फैसिलिटेशन हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक सूबे के ऊपर तनकीद करें। सियासी तौर पर दीगर महाजों के ऊपर कुछ मजीद भी तबसरे और तजज़िये जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ हम अपोजिशन को देख रहे हैं जिनके इजलास भी हो रहे हैं और उसके बाद 22 अगस्त को एक भरपूर जलसा करने की इस्लामाबाद में तैयारी भी है। दूसरी तरफ अपोजिशन हमें उस तरह मुत्तहिद नज़र नहीं आती जिस तरह JUIFA के मुमकिना इजाफे से तवक्को की जा सकती थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर अब लगता यह है कि JUIFA ने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं, बल्कि यहाँ तक कह दिया है कि अगर सियासी तौर पर इदारों की तरफ से ये क्लियर कर दिया जाए कि वो आगे चलकर मुस्तकबिल में सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तो माजी की तमाम गलतियां माफ़ कर दी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि यकीनन JUIFA की पॉलिसी में बड़ी वाज़ेह तब्दीली आई है, लेकिन अब देखना ही होगा कि सियासी तौर पर इसका भरपूर फ़ायदा ये हुकूमत उठा
खा पाती है या फिर नहीं। और दूसरी अहम बात कि पंजाब और सिंध के दरमियान जो लफ्जी जंग चल पड़ी है उसका असल मसला और असल मुद्दा सिर्फ बिजली के मसाइल या रेट्स हैं या फिर पसे पर्दा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ दीगर शिकायत भी इस वक्त की हुकूमत और इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून से हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बात सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सईद काजी साहब मेरे साथ मौजूद है। काजी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो अपोजिशन बनी थी पहले तो बड़ी सुस्त रफ्तारी के साथ ये आगे चल रहे थे, अब बज़ाहिर तो जलसा करने जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अपोजिशन सही मायनों में अपोजिशन अभी तक बन सकी है और इकट्ठी है तमाम जमातें? इसमें बात यह है कि अपोजिशन जो बेसिकली आउट ऑफ सिंक है, अपोजिशन जो है इस वक्त नब्ज जो है आवाम की उस पर उसका उस तरह से हाथ नहीं है। अपनी जगह पे पार्लिमानी जमहूरियत और रिगिंग और ये सारी बातें अपनी जगह पे, मगर अब जो सबसे बड़ा इशू है वो लोगों का माशी इशू है, बिजली के बिल हैं, खुदकुशियां हैं। और आप देखें तो एक पुरस्कार खामोशी नजर आती है, चाहे वो पीटीआई हो या दीगर। मैं जब सियासतदानों से अपने प्रोग्राम में बात करता हूं तो वो इसको भी अवॉइड करते हैं जिस तरह ये कोई होली काउज हैं। तो जो अवाम आपको वोटर्स के तौर पर तो पीटीआई ने उनको मोबिलाइज कर लिया, लेकिन जो उनको बाहर निकालना है और जो आप अगर इलाके में कुछ तहरीकें देखें जो श्रीलंका में हुआ, कीनिया में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वो प्योरली इकोनॉमिक इश्यूज थे। वो बिलों की बात थी, वो अपना कोटे और नौकरियों की बात थी। इसमें देखें तो अपोजिशन जो है वो एक रवायती एक रटी रटाई जो एक कैसेट है वो चलाई जा रही है। जमहूरियत होनी चाहिए, भाई जमहूरियत होनी चाहिए, मगर जमहूरियत में रोटी अगर नहीं होती तो वो कौन सी जमहूरियत? तो इसलिए इस वक्त कोई भी अपोजिशन पार्टी सही मानों में लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनके दुख हैं, जो उनके दर्द हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करने से उन्हें भी डर लगता है कि ताकत और माइटी लोग जो हैं, जो राय पैदावार पर काबिज लोग हैं, कहीं वो नाराज ना हो जाएं, क्योंकि अवाम पे उनका इतना ईमान नहीं है जितना ताकतवर हलकों के जरिए वो पावर में आने का अबाध जरिए समझ। जी अच्छा, लेकिन सर अब जैसे JUI-FA के ऊपर भी एक मुझे आपका कमेंट चाहिए कि पहले तो लग रहा था कि JUI-FA शायद अपोजिशन के साथ बैठ जाएगी, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर बैकआउट किया तो क्या वाकई मौलाना साहब अभी भी टाइम लेना चाहते हैं? क्योंकि अगर PTI से बात करें तो वो तो पुरुमीद नजर आते हैं, वो कहते हैं आज नहीं तो कल सही, लेकिन JUI-FA ने अपोजिशन के साथ ही जाना है। लेकिन दूसरी तरफ JUI-FA की राय यह है कि अगर इदारे अपने आप को सियासत से अलग कर लें तो माजी की गलतियां माफ कर दी जाएंगी। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि इदारे अपने आप को सियासत से अलग कर लें। अच्छा। वो चाहते हैं कि इदारे हमें हमारे करीब आ जाएं। देखिए ना, अलग कर लें। अगर तो इदारा किसी एक फरीक को सपोर्ट कर रहा है तो वो मुझे पसंद नहीं है। अगर एक अदालती फैसला मेरे मफाद में नहीं आया तो वो मुझे पसंद नहीं है। लिहाजा हम पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर और जो मर्जी है वो करेंगे। बात यह है कि मैं अभी, यानी ये मेरी बात भी हुई है कुछ लोगों से। एक तो JUI का प्रॉब्लम ये हुआ कि अभी PTI के जो जेल से बाहर की आदत है उसके 3 ग्रुप बने हुए हैं। मरवत साहब हैं, गौर साहब हैं, कोई एक और भी है। तो वो हालांकि सारी पॉपुलैरिटी तो उस पर्सन इन जेल की ही है और उसके पीछे अवाम बिल्कुल वोटर की हद तक खड़े हैं। लेकिन बात यह है कि वहां उनका भी क्या प्रॉब्लम? उनका प्रॉब्लम ये है कि भाई वो आप जमहूरियत, रिगिंग, सब बातें अपनी जगह ठीक, मगर आज जो है वो मैं जब बाहर निकलता हूँ लोग बिल लेके खड़े हैं, मैं मतलब उस पे कोई लीड नहीं कर रहा। तो ये है और लोग इस तलाश में हैं कि हमें कोई ऐसा पॉलिटिकल आउटफिट मिले जो, और ये वी आर मतलब एक हलचल के हम बिल्कुल करीब हैं, वी आर ऑन द कस्प ऑफ इट। लेकिन वो कब होता है? या फिर वो आपने बांग्लादेश में देखा कि उन्होंने किसी रवायती लीडरशिप को करीब नहीं आने दिया। वो सिर्फ स्टूडेंट्स की एक बॉडी थी, एक नाहिद इस्लाम नामी शख्स था जिन्होंने इसको लीड किया और अभी भी तहरीक चल रही है। गैर सियासी कैंपेन थी बिल्कुल, और उसने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। लेकिन सर अब अगर फिर इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान में तो कोई भी जमात ऐसी नहीं है जिसने आवाम के लिए कोई चीज़ की हो या कदम उठाया हो। ये तो फिर सियासी मफादात की जंग है जिसमें PTI भी है, नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है। अब बिजली के रेट्स के ऊपर पिछले 2 दिन से जो जवाबी वार और कमेंट्स और बयानात आ रहे हैं, मरियम साहिबा बात कर रही हैं, वज़ीर आला सिंध साहब बात कर रहे हैं, तो लग ये रहा है कि जानबूझ के एक टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि पंजाब ने किस फॉर्मूले के तहत रेट कम किए हैं, सिंध को भी मालूम है, लेकिन फिर डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा उन्हें? पहली बात तो ये समझें कि ये पैसे जो PSDP के थे ये हमारे पैसे हैं, अवाम के पैसे हैं।
ये अब ये किसने हातम तय की कब्र पे लात मार के तो ये पैसे दे दिए उन्हीं को जो लीगल डकैती कर रहे हैं आईपी फीस के नाम पे। पहली बात तो ये है कि ये जो वारदात हुई है ये स्कूलों के पैसे थे, ये हमारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे थे। एक बात। दूसरी बात ये कि ये आज जो बयान दिया उन्होंने जी कि 2 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग से 50 बिलियन का जो है वो फायदा होगा। वो हमारे बचपन में एक मजाक हुआ करता था जब फैमिली प्लानिंग के ऐड आते थे, 2 बच्चे सुख 1000, 4 बच्चे सुख 2000। तो भाई ये मुझे बताओ कि ये फिर 10 घंटे की लोड शेडिंग कर लो ताकि और पैसे बच जाए। बिल्कुल सही। तुमने 20-22 हजार मेगावाट मिल रही है, पैसे हमसे कोई जो है 40-50 हजार मेगावाट के दिलवा रहे हो। और ये तो ऐसे लोग हैं जैसे लोन शार्क्स भी नहीं होती, और लोन शार्क्स पहले पैसे तो देती थी ना, ये बिजली भी नहीं देते और पैसे भी लेते हैं हमसे, मगर ये इतने मुकद्दस हैं हम इन्हें हाथ नहीं। इस तरह लगता है ये कोई मजहबी फरीजा है, अरे भाई नहीं नहीं ये हमने देना है। क्या देना है? ये सर्कुलर डेट है, ये बड़ा बड़ा मुकद्दस है। ये आप देखिए किस तरह से इन्होंने हमें नफ्सियाती तौर पर इस सर्कुलर डेट जो आउटराइटली एक डकैती है, एक फ्रॉड है जो इस अवाम से किया गया, 1993 में किया गया, 2002 में किया गया, और ये अब भी हो रहा है। तो ये सिलसिला है, जब तक ये खत्म नहीं होता ये और इसके ऊपर सियासत नहीं की जाती, कोई सौदा अब सामान सियासत के बाजार में नहीं बिकेगा सिवाय लोगों का ये जो दुख है। अच्छा, और वो ये इसमें काजी साहब मैं माजरत आपकी बात काट रही हूँ। अच्छा सर, आप खुद भी इस वक्त पंजाब में बैठे हैं, मगर मुझे ये बताएं कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने बगैर कोई ओहदा रखे हुए बिजली के निर्खों में कम करने की बात की, ऐलान किया, फिर मरियम नवाज साहबा ने उसको अप्लाई करके दिखाया, तो जैसे गलत है या सही फैसला है, लेकिन वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में सहूलियात दें ताकि जो आवाम में एक रिएक्शन है वो ख़त्म हो सके कि कम से कम कुछ बेहतर परफॉर्म कर रही है। सर बाकी सूबे इस मॉडल को क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं? उनमें क्या रुकावट है? ये बात दुरुस्त है पीपल्स पार्टी की कि ज़्यादा फैसिलिटेशन जो है वो एक सूबे को दी जा रही है? देखें, इसमें मेरी नुक्ता नजर ये है, और जो एप्टमा के चीफ मेरे प्रोग्राम में आए थे आसफ इनाम साहब जी, वो ये कहते हैं कि अगर इनके मुआहदे खोलो तो ये जूते सर पे रख के भाग जाएंगे, क्योंकि जिस उन मुआहदों में जो इन्होंने कमिट की थी, जो टेक्नोलॉजी कमिट की थी और जो जिस टेक्नोलॉजी को उन्होंने इस्तेमाल किया, ये तो अंदर हो जाएंगे। मेरे शो में कह के गए हैं वो कि ये आपके पांव पड़ जाएंगे। आप बजाय पीएसजीपी के अवाम के फंड से इनको पैसे दे के 14 रुपए बिजली का जो हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, ओ भाई वो मेरे ही पैसे हैं जो उनको आप दे रहे हो, तो उनकी डकैती को तो रोको। और ये जो एप्टमा ने कहा था कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करें, अरशद अब्बासी साहब यही कह रहे हैं, पूरी दुनिया यही कह रही है, जो भी एनर्जी के जो लोग बड़े लोग हैं दुनिया में, इसका खोल के ऑडिट करें, आज पाकिस्तान वायबल हो जाएगा। वरना इनके जो प्रॉफिट के ब्लैक होल्स हैं सारी रियासत डाल के अंदर डाल देंगे, तो ये ब्लैक होल बंद नहीं हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और अहम मसला है जिसके ऊपर आपका कमेंट चाहिए, जस्टिस साकिब निसार साहब का क्या इशू है सर? कभी वो कहते हैं कि मैंने तो कभी जनरल फैज से बात नहीं की, अब ये कह रहे हैं कि मैं उनसे राब्ते में था, फैसिलिटेट करते रहे मुझे, लेकिन 9 मई के हवाले से मेरा कोई किरदार नहीं है। आप खुद भी जस्टिस साकिब निसार साहब का देख चुके हैं कि एक मुतनाज़ किरदार रहा है। आपके ख्याल में क्या वाकई इस तरह का कमेंट करना और फिर उससे बदल के एक नई बात कर देना कुछ दिनों के बाद, तो आखिर इशू क्या है? साकिब निसार साहब को क्या नजर आ रहा है अपने हवाले से? देखिए ना, आपने बुनियादी बयानिया बनाया हुआ है कि जनाब साकिब निसार साहब जो है उन्होंने ये किया ये किया ये किया, तो उनका जो है एहतसाब होना चाहिए। जो आदमी होता है, ये तो छोड़ दें, साकिब निसार साहब तो रिटायर हो गए हैं, ये तो उसकी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे चले जाते हैं, ये बहू का इंसाफ है, ये सास का इंसाफ है। तो ये बेसिकली बात ये है, देखे ना, अगर एग्जेक्टिव जो है वो अदलिया पर हमला आवर होती है, तो बेसिकली इज द स्टेट एट वॉर विद इटसेल्फ। ये तीनों है ना ये जो हमारे इधर। एक बात। दूसरी बात ये कि वो साकिब निसार साहब ने जो किया, ये पिछले चीफ जस्टिस करते रहे, हम जानते हैं जिस तरीके से मामला यहाँ चलते हैं। तो मुझे लगता है हाँ, और कानूनी बात यह है कि सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाकर उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई हो सकती है, मगर ताल उनके खिलाफ उन्होंने कुछ किया नहीं किया, आई एम नॉट प्रीवी टू दैट, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई रेफरेंस, यानी आपके ख्याल में अगर उनके खिलाफ कुछ होना भी चाहिए तो वो जो उसका मुनासिब प्लेटफॉर्म है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, वहीं से वो चीज इनिशिएट होनी चाहिए? नहीं, मैं कानूनदान तो नहीं हूं, मगर बात ये है कि ये जो डर्टी लिनन हम चौक में धो रहे हैं ना, इसमें फिर बड़ी कहानियां निकलेंगी, इसमें फिर बड़े चेहरों से नकाब हटेंगे। और जिस तरह से रोजाना मैं देखता हूँ हमारे मोहतरम
ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे होते हैं कि कहाँ क्या डील बाजवा साहब की हुई और कैसे मियां साहब बाहर गए और कैसे जो है वो एक्सटेंशन होती रही। तो ये आई थिंक इट्स अ वेरी, इसको हमें ऊपर से पुश डाल के आगे बढ़ना चाहिए। और जो 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 ये खेल मेरे ख्याल में किसी को सूट नहीं करता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब सर, बहुत ज़बरदस्त में जिस हद तक आजकल अदलिया हो या इदारे हों या हुकूमत हो जिन मसाइल का शिकार हैं, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया वाकई जिस तरह उन्होंने बात की कि गंदे कपड़े चौक में नहीं धोने चाहिए, ये बात दुरुस्त है। जिस तरीके से आजकल इन अहम शख्सियात की जो कि अहम तरीन ओहदों के ऊपर फाइज रही हैं, ख़बरें आ रही हैं, उससे लगता ये है कि माजी जैसा भी रहा हो लेकिन हाल में इन इंस्टीट्यूशन के लिए इन तमाम अफराद को ओन करना बड़ा मुश्किल नज़र आएगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।